जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद तन्नू में। आज हम लोग यूजीसी नेट या सेट एग्जाम, जैसे कि झारखंड में जेट एग्जाम होने वाला है, उसका पेपर 2 ज्योग्राफी सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जानेंगे कि पेपर 2 ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। तो जो पेपर 1 का सिलेबस होता है उसके अंतर्गत 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जिसमें एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स मिलता है, यानी कि टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम रहता है। चाहे वो जेट एग्जाम हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए होता है, उसमें भी सेम सिलेबस है, यानी कि नेट के लिए भी सेम है और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी सेम सिलेबस है। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके जानते हैं इसके बारे में। तो जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसमें टोटल 10 यूनिट है, यानी कि 10 यूनिट हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू करते हैं पहला यूनिट, जिसमें हम लोग को जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें पढ़ना है महाद्वीपीय प्रवाह, यानी कि महाद्वीप का जो निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में, प्लेट विवर्तनिकी, आंतरिक एवं बाह्य बल के बारे में, अनाच्छादन जिसमें कि अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण इत्यादि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भू आकृतिक चक्र, डेविस और पेंक महोदय का जो संकल्पना है उसके बारे में पढ़ना है। ढाल विकास का सिद्धांत, जिसमें कि भू संचलन यानी कि भूकंपीय वलन, भ्रंश तथा ज्वालामुखी द्वारा स्थल निर्माण घटना और भू आकृति संकट के कारण, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन और हिमस्खलन के बारे में पढ़ना है। इसमें किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है, भूकंप के द्वारा, भूस्खलन यानी कि जो लैंडस्लाइडिंग होता है, और या ज्वालामुखी के द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है। इसमें वायु द्वारा आकृति किस प्रकार की बनती है, जल के द्वारा, उसके बाद हिम के द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति बनती है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट है ओशनोग्राफी, यानी कि ओशनोग्राफी भी है, पर सब सेकेंड यूनिट में क्या है, क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान। तो सेकेंड यूनिट हम लोग देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, जलवायु विज्ञान के बारे में। तो वायु की संरचना एवं संयोजन, उसके बाद सूर्यताप, पृथ्वी का ऊष्मा, बजट, तापमान, यानी वायु की संरचना, यानी कि जो वायुमंडल का जो परत है, जो क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयरन मंडल, इन सभी के बारे में पढ़ना है विस्तार से। उसके बाद सूर्यताप के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यानी कि पृथ्वी को सूर्य से कितना प्रकाश मिलता है और उसको किस प्रकार से अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, इसके बारे में। फिर तापमान, दाब और पवनें, वायुमंडलीय परिसंचरण, वायु राशि, वाताग्रह तथा ऊपरी वायु संचलन, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात, उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोपेन और थॉर्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, इन्होंने जो जलवायु का अलग अलग वर्गीकरण किया है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एल नीनो नालिनो घटना, इसके बारे में। फिर मौसम संकट और आपदाएं, आपदा में चक्रवात, तड़ित, झंडा, यानी कि अलग अलग देश में इनको किस नाम से जाना जाता है, इससे संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। टोर्नेडो, ओला वृष्टि, उष्मा एवं शीत तरंगे, सूखा एवं वृष्टि, प्रस्फोट, हिमनद, झील विस्फोटन, फिर जनित बाढ़ इत्यादि के बारे में पढ़ना है हमको, यानी कि मौसम संबंधी घटना से संबंधित ये सब पढ़ना है। फिर जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन पता ही है कितना अभी बढ़ गया है, जिससे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रहा है। तो ये सभी का कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन होने का, मानव का क्या इम्पैक्ट है उसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है
ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान यूनिट 3 में है। तो इसके बारे में जो समुद्र विज्ञान है इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो महासागरीय उच्चावच, जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आंध्र महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर, ये सभी के बारे में पढ़ना पड़ता है इसमें विस्तार से, कि किस प्रकार की आकृति है, कौन कौन सा द्वीप पाया जाता है, इसमें किस प्रकार की अलग अलग से जो धाराएं चलती है, सभी के बारे में इसमें पढ़ना पड़ता है। फिर महासागरीय उच्चावच, उसके बाद संरचना, इसकी संरचना किस प्रकार की है, तापमान, उसके बाद घनत्व, लवणता के बारे में पढ़ना है कि कहाँ पे कितना लवणता पाया जाता है, उसके बाद इसका क्या महत्व है इत्यादि के बारे में। फिर गर्म एवं ठंडी जलधारा जो है ना, जैसे पेरू धारा, लेब्राडोर धारा, ये सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा एक क्या है, समुद्री लहर है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सुनामी, चक्रवात, उसके बाद समुद्र स्तरीय परिवर्तन यानी कि समुद्र में जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी अध्ययन करना होगा यूनिट 3 में। नेक्स्ट है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण भूगोल इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के बारे में यूनिट 4 में पढ़ना है, जिसमें कि पर्यावरण संबंधी घटक जैसे पारिस्थितिक तंत्र, भौगोलिक वर्गीकरण और मानव पारिस्थितिक क्रियाएं, पोषण स्तर, ऊर्जा प्रवाह चक्रण, भू रसायन चक्र, नाइट्रोजन ऑक्सीजन चक्र इत्यादि के बारे में पढ़ना है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला, उसके बाद खाद्य जाल और पिरामिड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मानव अंतर संबंध और प्रभाव यानी कि मानव का जो पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पर्यावरणीय नैतिकता तथा गहन पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय संकट एवं आपदाएं जैसे वैश्विक तापन, नगरीय ऊष्मनद्वीप, वायुमंडलीय प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण, राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां। उसके बाद विधिक प्राधार, पर्यावरणीय नीति, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियां जैसे बंटरलैंड आयोग, क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद एजेंडा 21, उसके बाद संधारणीय विकास और पेरिस समझौता, यानी कि पर्यावरण संबंधी जो उसको संरक्षण के लिए जो भी योजना बन रही है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें पढ़ना है यूनिट 4 में जो पर्यावरण भूगोल है, इसमें पर्यावरण संबंधित क्रिया पढ़ना है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल यूनिट 5 में, जिसमें जनसंख्या भूगोल के बारे में पढ़ना है। तो जनसंख्या, जिसमें जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत, जनगणना जो 2011 का जनगणना से जो संबंधित है उसके बारे में पढ़ना होगा। जनगणना प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं जन्म मृत्यु सांख्यिकी आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा त्रुटि, विश्व जनसंख्या वितरण मापन प्रतिरूप और निर्धारण, यानी कि विश्व में जनसंख्या का मापन किस आधार पर किया जाता है, उसका प्रतिरूप क्या है, फिर जनसंख्या का निर्धारण कैसे होता है। फिर वैश्विक जनसंख्या वृद्धि, विश्व ऐतिहासिक काल से लेके आधुनिक काल तक, जननांकिकीय जनसंक्रमण, जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। फिर इसमें माल्थस महोदय का जो थ्योरी है जनसंख्या संबंधी, उसके बारे में पढ़ना है, और सैंडलर का तथा रिकॉर्डो, ये 3 के बारे में 3 सिद्धांत पढ़ना है। एक तो माल्थस महोदय का, उसके बाद सैंडलर महोदय का और रिकॉर्डो महोदय का। फिर प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर, विश्व में संकेतक निर्धारक एवं विश्व प्रतिरूप, यानी कि प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर का जो संकेतक निर्धारण एवं विश्व प्रतिरूप क्या है उसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रवासन, प्रवासन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लोग अनेक कारणों से चले जाते हैं, तो उसके बारे में पढ़ना है। फिर जनसंख्या संरचना और उसकी विशेषता जैसे आयु, लिंग, ग्रामीण नगरीय, व्यवसायिक संरचना, शैक्षणिक स्तर, विकसित और विकासशील देशों में जनसंख्या नीति, कि विकासशील देश और विकसित देश में जनसंख्या संबंधी क्या क्या नीतियां हैं, इसके बारे में पढ़ना है। फिर अधिवास भूगोल में क्या पढ़ना है, तो अधिवास भूगोल में
ग्रामीण अधिवास प्रकार प्रतिरूप, यानी ग्रामीण अधिवास के प्रकार, इसके प्रतिरूप और इसका वितरण। ग्रामीण अधिवासों की समकालीन समस्या, यानी कि ग्रामीण अधिवास में अभी क्या क्या समस्या है इसके बारे में। फिर ग्रामीण नगरीय प्रवास, भूमि उपयोग में बदलाव, भूमि अधिग्रहण और संभाव्य नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत। फिर नगरीय उत्पत्ति सिद्धांत जैसे गार्डन चाइल्ड, हेनरी पिनेरी, उसके बाद लेविस महोदय ने जो सिद्धांत बनाया उसके बारे में पढ़ना है। फिर विकसित और विकासशील देशों में नगरीयकरण की विशेषता तथा प्रक्रिया, जैसे नगरों की वृद्धि के कारक, नगरीयकरण की प्रवृत्ति, आकार संरचना और नगरीय क्षेत्रों के कार्य, नगरीय प्रणाली, प्रधान शहर, प्राइमेट सिटी के बारे में पढ़ना है। कानून, कोटि, आकार के नियम, रैंक साइज रूल, केंद्रीय स्थान सिद्धांत, क्रिस्टोलर एवं लॉस के नगरों की आंतरिक संरचना, नगरीय भूमि उपयोग सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फिर महानगरों की संकल्पना, वैश्विक नगर एवं एड सिटी, बदलता नगरीय स्वरूप, परिधि, नगरीय क्षेत्र, ग्रामीण नगरीय उपांत, नगरीय मुद्रिक रिंग और अनुषंगी सैटेलाइट नगर, नगरों की सामाजिक वियोजन, नगरीय समाज क्षेत्र विश्लेषण, नगरीय गरीबी एवं प्रस्फुटन, मलिन बस्ती, नियमित क्षेत्र की वृद्धि, अपराध एवं सामाजिक बहिष्कार, यानी कि नगर से संबंधित जितने भी समस्याएं उनका किस प्रकार से उनका निदान किया जा सके, ये सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में चलते हम लोग। नेक्स्ट यूनिट 6 है आर्थिक गतिविधि एवं क्षेत्रीय विकास का भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो आर्थिक गतिविधि के स्थानीय संगठन को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन सा कारक है आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाला, तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन, उनका वर्गीकरण, वितरण एवं संबंधित समस्याओं के बारे में पढ़ना है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधि यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, इस समय में किस प्रकार का कार्य किया जाता है, इनका क्या लाभ है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर प्राकृतिक संसाधन, उनका अलग अलग जगह में किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन पाई जाती है। उसके बाद विकासशील देश में क्या स्थिति है और विकसित देश में। फिर विकसित एवं विकासशील देशों में ऊर्जा संकट के बारे में पढ़ना है। फिर इसी के अंतर्गत कृषि भूगोल है, तो कृषि भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, भूमि क्षमता वर्गीकरण, भूमि उपयोगिता आयोजन, सहस्य प्रतिरूप, सहस्य संयोजन विधि, क्षेत्र का निरूपण, वीवर द्वयी तथा रफीउल्लाह, इनका जो सिद्धांत दिया गया है उसके बारे में पढ़ना है। फिर सहस्य विधिकरण, वॉन थ्यूनेन का भूमि उपयोग आयोजन मॉडल, कृषि उत्पादकता का मापन और निर्धारण, कृषि उत्पादकता में क्षेत्रीय विविधता, विश्व की कृषि पद्धति के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में है औद्योगिक भूगोल, यानी कि जो आर्थिक भूगोल है इसके अंतर्गत लगभग इसका 5 पार्ट में बांटा गया है। तो एक तो कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल, उसके बाद औद्योगिक भूगोल और भी है। तो औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, उद्योगों का वर्गीकरण, औद्योगिक अवस्था कारक, औद्योगिक अवस्थान के सिद्धांत, ए बेबर, ई एम हुबर, ऑक्सटन, लॉस, ए प्रेड एवं डी एम स्मिथ जो वैज्ञानिक है, इनका जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। फिर विश्व के औद्योगिक प्रदेश, जो अलग अलग प्रकार से विश्व में जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनके बारे में पढ़ना है। विश्व विकसित देशों के विनिर्माण क्षेत्र पर वैश्वीकरण का प्रभाव, पर्यटन उद्योग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी। तो आईसीटी जो है ये पेपर 1 में भी पढ़ना है
और पेपर 2 जिसमें औद्योगिक भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भी ICT पढ़ना है। तथा ज्ञान उत्पादन, शिक्षा एवं अनुसंधान विकास, उद्योग का विश्व वितरण एवं वृद्धि। उसके बाद नेक्स्ट इसी में है परिवहन भूगोल। तो परिवहन भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो परिवहन एवं व्यापार भूगोल के अंतर्गत स्थानीय पारंपरिक अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत एवं मॉडल एडवर्ड उलमैन एवं E.M.E. हर्ट्ज का जो सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ना है। कनेक्टिविटी और उपलब्धता मापन और सूचकांक, यानी कि टोटल इसमें परिवहन का सिद्धांत पढ़ना है और इसका जो वैश्विक स्तर पे जो व्यापार में जो परिवहन का जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। फिर वैश्वीकरण उदारीकरण का विश्व व्यापार प्रतिरूप में अंतर, प्रादेशिक सहयोग और व्यापार की संभावना एवं समस्या के बारे में पढ़ना है। फिर इसी में जो आर्थिक भूगोल है इसी अंतर्गत क्या पढ़ना है? प्रादेशिक विकास। तो प्रादेशिक विकास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? प्रादेशिक वर्गीकरण, औपचारिक और कार्यात्मक प्रदेश, विश्व प्रादेशिक विविधता, प्रादेशिक विविधता के सिद्धांत, प्रादेशिक विकास के सिद्धांत और अल्बर्ट ओ हर्समैन गुन्ना मिडोल अविकसित निर्भरता का सिद्धांत, वैश्विक आर्थिक खंड, भारत में प्रादेशिक विकास और सामाजिक आंदोलन, इसके बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 7 जिसमें सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल के बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल, संस्कृति की संकल्पना, सांस्कृतिक जटिलताएं, क्षेत्र प्रदेश, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक परिस्थितिकी, सांस्कृतिक परिसरण, सामाजिक संरचना एवं प्रक्रियाएं, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता, सामाजिक बहिष्कार, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण, ये सभी के बारे में पढ़ना है। फिर जनजाति, जाति, धर्म एवं भाषा, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिक पोषण की स्थिति, निदान की स्थिति, वर्गीकरण और स्थानीय एवं मौसम वितरण का प्रतिरूप, विशेषता, भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की जो योजना और नीतियां चलाई गई है ये सभी पढ़ना है। उसके बाद इसी में है राजनीतिक भूगोल। तो इसमें मुख्य रूप से जो राज्य हैं उसकी जो सीमाएं होती है उनसे संबंधित है, जिसमें कि राजनीतिक जो सीमा होता है। उसके बाद भारत में चुनाव, मतदान, ये सभी के बारे में पढ़ना, यानी कि राजनीतिक संबंधित जितने भी है, जैसे भारत में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, तो संघवाद है, तो इसके बारे में जानना है। फिर और जलवायु परिवर्तन में भू राजनीति का क्या महत्व है, विश्व संसाधन की भू राजनीति में क्या महत्व है, भारत की हिंद महासागर भू राजनीति का जो है क्षेत्र वो किस प्रकार का है, और क्षेत्रीय सहयोग के संगठन, आसियान जो संगठन है इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 8 है भौगोलिक चिंतन, जिसमें कि जो भौगोलिक ज्ञान जैसे ग्रीक, रोमन, अरब, चीनी एवं भारतीय भूगोलवेताओं का योगदान के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो भूगोलवेता है उनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है इसमें विस्तार से। जैसे ग्रीक भूगोलवेता हो गए, रोमन हो गए, अरब, चीनी, भारतीय भूगोलवेता हो गए, इनसे संबंधित इनके जो पुस्तक लिखे होते हैं या जो इनके द्वारा जो बताया गया है वे सभी से संबंधित इसमें मिलान के लिए आता है प्रश्न। उसके बाद इसी में भारतीय भूगोलवेता की समकालीन प्रवृत्ति, भूगोल में मानचित्र कला, मैथमेटिकल विधि का योगदान, प्रमुख भौगोलिक परंपरा, भूविज्ञान, मानव पर्यावरण, अंतर संबंध, क्षेत्र अध्ययन और स्थानीय विश्लेषण इत्यादि के बारे में पढ़ना है। फिर भौगोलिक अध्ययन में द्वैतवाद, भौतिक वमान मानव प्रदेश बनाम क्रमबद्ध निश्चयवाद बनाम संभववाद, जो है ना निश्चयवाद, नौ निश्चयवाद और संभववाद, इसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रत्यक्षवाद, व्यवहारवाद, संरचनावाद, नारीवाद,
आधुनिकवाद, ये सभी के बारे में इसमें पढ़ना है। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या है, एकदम थ्योरी है। तो ये मुख्य रूप से जो भी काम किए गए हैं उसके बारे में है, यानी कि जो जो खोज किया गया है भूगोलवेताओं द्वारा। उसके बाद भौगोलिक तकनीक, जिसमें कि प्रायोगिक भौगोलिक सूचना के आंकड़ा, यानी कि इसमें पढ़ना पड़ता है आंकड़ों के बारे में। उसके बाद जीआईएस। तो चलिए इसको जान लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। भौगोलिक सूचना एवं आंकड़ों के स्रोत, स्थानीय एवं गैर स्थानीय मानचित्र के प्रकार, यानी कि मानचित्र यानी मैप के कितने प्रकार हैं, ये सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद निर्माण की तकनीक, जो मानचित्र निर्माण का जो तकनीक है, जो प्रैक्टिकल किया जाता है ना, जो पीजी या फिर बीए में भी जो होता है, अगर ज्योग्राफी ऑनर्स से पढ़े हुए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि भौगोलिक तकनीक यानी कि इसी से संबंधित प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि बहुत सारा पाई आरेख, दंड आरेख, रेखा आरेख या स्केल के द्वारा जो बनाया जाता है, वही सब इसमें पढ़ना है। उसके बाद जीपीएस के बारे में भी इसमें पढ़ना है और जीआईएस सिस्टम के बारे में भी पढ़ना है। इनका क्या योगदान है, ये सभी चीज के बारे में पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं, भारत का भूगोल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारत का भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ना है, ये यूनिट 10 है। तो इसमें पढ़ना है भारत की प्रमुख भू आकृति क्षेत्र एवं उनकी विशेषताएं, यानी कि भारत को जो अलग अलग भू आकृति बनावट के आधार पर जो बांटा गया है, जैसे मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, द्वीप क्षेत्र, उसके बाद तटीय क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र, इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ना है। फिर अपवाह तंत्र, तो अपवाह तंत्र दो प्रकार के, एक तो हिमालयी और प्रायद्वीपीय, या इसमें भी अरब सागर वाला और बंगाल की खाड़ी वाला। तो इस आधार पे फिर जलवायु, ऋतु, मौसम, विशेषता, जलवायु का विभाजन, भारतीय मानसून, उसके बाद तंत्र एवं विशेषताएं, जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इससे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। फिर हिमालय, क्रायोस्फीयर, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार एवं वितरण, जैसे मृदा के बारे में पढ़ना है, यानी मिट्टी। फिर वनस्पति, किस प्रकार की वनस्पति है, जल, खनिज एवं महासागरीय संसाधनों के बारे में पढ़ना है। फिर जनसंख्या की विशेषता, कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार से बांटा गया है, इनका घनत्व, ये सभी के बारे में। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, आयु, लिंग, व्यवसायिक, शैक्षणिक, निजातीय एवं धार्मिक स्थिति क्या है, ये सभी पढ़ना है। उसके बाद जनसंख्या का निर्धारण, भारत में जनसंख्या नीति, कृषि उत्पादन, उत्पादकता और प्रमुख खाद्य फसलों की उपज, कौन कौन सी फसल की जाती है और उसका जो विधि होता है और कितना किया जाता है, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट है। और किस किस राज्य में किया जाता है, ये पूछा जाता है। फर्स्ट में सेकंड में से मिलाना पड़ेगा, आरोही क्रम अवरोही क्रम में दे देता है, यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे अधिक, जैसे गन्ना, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, उसके बाद इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। प्रमुख फसल प्रदेश, जो प्रमुख फसल प्रदेश है उसके बारे में। कृषि विकास में प्रादेशिक विविधता, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की कृषि की जाती है। भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले संस्थागत, प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय कारक। कृषि जलवायु प्रदेश, हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा एवं भोजन का अधिकार, स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रदेश एवं उनकी विशेषता, इस सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद भारत में औद्योगिक नीति, परिवहन नेटवर्क का विकास, प्रतिरूप, रेल, सड़क, जलमार्ग, वायु मार्ग एवं पाइपलाइन इत्यादि के बारे में पढ़ना है। फिर आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, उसके बारे में, उसकी संरचना एवं दिशा के बारे में पढ़ना है। भारत में प्रादेशिक विकास आयोजन, वैश्वीकरण का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप,
सूखा, बाढ़, चक्रवात, सुनामी, हिमालय भूमि संकट एवं आपदाएं, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को जो हम लोग सिलेबस डिस्कस किए समझ में आया कि नहीं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।